So what we talked about in the previous session, that there is a trial balance. All the items which are given in trial balance will have only one effect in our financial statements, in our final accounts. Why only one effect? Because the basic accounting entry for all those items are already done. तो इसलिए अब जब वो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनल अकाउंट्स में आएंगे तो वहां पे सिर्फ उसका एक ही इफेक्ट देना जरूरी है. अब आगे का सवाल ये बनता है, कल जो मैं कह रहा था कि आप बैलेंस शीट 31 मार्च की बना रहे हो, मतलब 31 मार्च को बना रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है. 31 मार्च के बाद आपको रियलाइज होता है कि हमने सैलरीज पे करना अभी बाकी है फॉर द मंथ ऑफ मार्च. आपके पास कुछ इन्वेंट्री बचा हुआ है जो आपने अब तक के बेचा नहीं है. दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर. कुछ पैसा आपने एडवांस में देके रखा हुआ है कुछ आपके खर्चों के लिए. आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्री सैंपल के तौर पे और उसका आपने अकाउंटिंग ही नहीं किया. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन आपको कुछ एरर्स मिलती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. फॉर रेक्टिफाइंग दीज एरर्स, फॉर ब्रिंगिंग दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच अदरवाइज शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स, or to adjust the closing stock, even for adjusting the items in the form of outstanding expenses, prepaid expenses, we need to do certain adjustments. तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एडजस्टमेंट्स हैं इनके आपने अब तक के बिजनेस में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग इफेक्ट्स नहीं दिए हैं. तो अगर आपने वो अकाउंटिंग इफेक्ट्स नहीं दिए हैं, अब उन अकाउंटिंग एंट्रीज को पास करना पड़ेगा या नहीं. एंड फॉर दैट पर्पस वी गेट सर्टन एडिशनल इंफॉर्मेशन along with the trial balance, what we call as the adjustment. अब इसे एडजस्टमेंट ही क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो लेजर बैलेंसेस ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं, उन लेजर बैलेंसेस को एडजस्ट करना है. जो बैलेंसेस आपके पास ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी है, अब आपको उन्हें चेंज करना है फॉर गिविंग द इफेक्ट ऑफ द गिवन एडजस्टमेंट्स और ट्रांजैक्शंस. इसीलिए हम उन्हें एडजस्टमेंट्स के तौर पे जानते हैं. तो हमें क्या करना होगा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे? हमें सबसे पहले सारे दिए गए एडजस्टमेंट्स के अकाउंटिंग इफेक्ट देने होंगे. उसके बाद आपके जो ट्रायल बैलेंस में दिए गए आइटम्स हैं, उनके जो बैलेंसेस बनते हैं, ओनली दोज बैलेंसेस विल कम इन ट्रायल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नॉट the balances as given to us. तो हमारे पास दो टाइप के आइटम्स हो गए. क्या? पहला वो आइटम जिनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट दी गई है. दूसरा वो आइटम्स जिनके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई है. तो ट्रायल बैलेंस के ऐसे आइटम जिनके बारे में आपके पास अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट है, पहले उनके बैलेंसेस आप एडजस्ट करोगे और एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट क्रिएट होगी, जो अमाउंट पे हम लोग अराइव करेंगे, वही अमाउंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगी. और जहां तक बात है जिन लेजर बैलेंसेस के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, those items will directly appear in financial statements. Observe it. Items in trial balance. मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा इसके बाद, और उसके बाद सारे एडजस्टमेंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सारे एडजस्टमेंट? टू कंप्लाई विद डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. जैसे अगर आपको याद होगा, मैंने कंसेप्ट कही थी अक्रूवल कंसेप्ट. अक्रूवल क्या कहता है?
जैसे जैसे आपका राइट टू रिसीव, जैसे जैसे आपकी ऑब्लिगेशन टू पे अराइव होती रहे, वैसे वैसे आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते रहना चाहिए. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अक्रूवल. उसी के साथ साथ मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग क्या कहता है कि आपके इस साल से रिलेटेड जितने भी खर्च हैं वो इसी साल में बुक हो जाने चाहिए. आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वही इनकम दिखनी चाहिए जो आपके गिवन अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हो. तो अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, तो 22-23 में जितना पैसा तुमने कमाया जो उस साल से रिलेटेड इनकम है, सिर्फ उतना ही इनकम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपके इनकम स्टेटमेंट में दिखना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके किसी कस्टमर ने आपको पैसा एडवांस देके रखा हुआ है और अब तक आपने उसको गुड सप्लाई नहीं किए हैं, अब तक आपने उसको सर्विसेज सप्लाई नहीं की है, तो वो एडवांस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज योर इनकम. That advance will be considered as your liability. That advance cannot be shown into your income statement. That advance has to be shown as a liability. उसी तरह से अगर आपने मार्च की सैलरी अब तक के पे नहीं किए पर मार्च 2023 तक के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तो आप जब मार्च 2023 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब तक का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, उसमें मार्च के महीने की जो सैलरी है वो भी इंक्लूड होनी चाहिए खर्च के तौर पे. मैचिंग कंसेप्ट, मैच द एक्सपेंस फॉर द पीरियड टू विच इट रिलेट्स. तो मार्च मंथ की सैलरी अगर आपने अब तक के पे नहीं किए तो आपका इस साल का खर्च बढ़ना चाहिए, और खर्च बढ़ेगा तो साथ ही साथ लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगी या नहीं. क्यों? क्योंकि आपने वो सैलरी का अमाउंट अब तक के पे नहीं किया है. आर यू एबल टू गेट इट? उसी तरह से देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि अगर आप किसी तरह के खर्च, किसी तरह के लॉसेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंटीसिपेट कर रहे हो, तो उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो. और अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में किसी तरह की इनकम होने वाली है, एंटीसिपेटेड हुई नहीं है, इनकम हो सकती है, तो उसे आप इग्नोर कर दो. Anticipated expenses and losses have to be recognized immediately, but anticipated incomes and gains have to be completely ignored. और उसी बेसिस पे हम लोग बनाते हैं प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस. आपने आपके कस्टमर्स को क्रेडिट पे गुड्स बेच दिए, क्रेडिट पे गुड्स बेचे, तो आपको लगता है कि कुछ कस्टमर तो आपके एकदम निहायती शरीफ लोग हैं, ये लोग तो सारा पैसा देंगे, एकदम एम्प्टी लेवल के लोग हैं. हंस क्या रहे बे? एंड देयर आर द पीपल हु आर लाइक हिम, कि वो बिल्कुल डिफॉल्ट करेंगे और उस वजह से तुम्हारा पैसा डूबेगा, बिल्कुल विजय मल्ल्या कैटेगरी. इफ दैट इज द केस, in such situation you will be required to create a provision for that anticipated loss. तो ये जो प्रोविजन हम लोग बनाते हैं, ये किस वजह से बना रहे हैं? ड्यू टू द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. तो ये सब मैं क्यों बता रहा था? फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफाइंग के एडजस्टमेंट्स आखिर हम लोग कर क्यों रहे हैं. क्लोजिंग स्टॉक क्यों अकाउंट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो अनसोल्ड स्टॉक है. अगर वो अनसोल्ड स्टॉक है, जब हमने परचेज किया था, जब हमने प्रोड्यूस किया था, तब उसे हमने खर्च ट्रीट किया था. अब वही अमाउंट यहां खर्च ट्रीट किया था या नहीं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था हमने. यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो, आपने जो गुड्स परचेज किए थे, यू हैड कंसीडर्ड दिस एज एक्सपेंस और नॉट. अब वो खर्च हुआ नहीं. क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी भी अनयूज्ड है, स्टॉक अभी भी अनसोल्ड है, और अगर वो अनसोल्ड स्टॉक है तो वो आपका इस साल से रिलेटेड खर्च गिना ही नहीं जा सकता. एंड देयरफॉर यू नीड टू एडजस्ट दैट स्टॉक, यू नीड टू कंसिडर दैट सेपरेटली, यू नीड टू रिड्यूस दैट फ्रॉम द करंट ईयर एक्सपेंस. या तो आप परचेस में से माइनस कर लो जो स्टॉक बचा हुआ है, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर. इसीलिए हम लोग उसको अलग से अकाउंट करते हैं इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द परचेसेस.
So items in trial balance, I said, will be of two types: having additional information, no further information. अगर इनसे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, इन दैट केस एडजस्ट द बैलेंस as per trial balance show final, that is adjusted amount in financial statements. Is that right? Then, if there is no further information, given item will directly appear in financial statements. उसके अमाउंट आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है. लाइक जैसे ट्रायल बैलेंस में दिया गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और बाद में ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम लोग डायरेक्टली उठा के P&L अकाउंट को डेबिट कर देंगे. जो अमाउंट दिया है पूरी उतनी अमाउंट से. अगर दिया गया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस और ट्रायल बैलेंस के बाद दिया गया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 20,000 फॉर पर्सनल ट्रैवलिंग ऑफ प्रोप्राइटर, ऊपर दिया गया ट्रायल बैलेंस में क्या, ट्रैवलिंग एक्सपेंस. चलो मैं लिख के दिखा देता हूं तुमको. इज दिस डन? मान लो दिस इज आवर एक्स which are ample for us, है ना, x ample नहीं. हाँ बोलो कुशल, कितना हो गया अब तक के? मैंने क्या कहा, x ample. अब तक का काउंट कितना है? सर आई हैव स्टॉप्ड काउंटिंग नाउ. नहीं, अभी तक पता है तेरे को? सर इतने बार कटा है, अब क्या ही बताऊं. वेल एनीवेज, लेट्स से सीरियसली, मतलब बंदे ना कई बार सोचते हैं यार ये मास्टर है क्या चीज आखिर, ऐसी बातें क्यों करता है ये हमारे साथ. दोस्त कम है हमारे, मास्टर भी दोस्त ही होते हैं यार. इनफैक्ट मेरा टैगलाइन बनाया था इन्होंने, एमटी अ फ्रेंड इन अ टीचर. दिस वाज द टैगलाइन मेड फॉर मी. फिर मुझे पता चला कि क्यों ऐसे बनाया इन्होंने. ठीक है ना सब? हाँ, नहीं तो अचानक कैसे पुरानी यादें आती हैं ना, तो रो मत बेटा, रो मत. हाँ, वो तो अभी भी कितनी कोशिशों में है, नाही ना. बर, कळेल काही दिवसात, कळेल आम्हाला पण काही दिवसात. म्हटलं मराठी समजते तेरे को? सगळं कळतं ना? व्हेरी गुड. वेल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1,50,000 एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली डेबिट साइड में होगा.
राइट। अब ऐसा मुझे ट्रायल बैलेंस दिया गया। अब सपोज इसके बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। इन दैट केस आई डायरेक्टली प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डायरेक्टली लिख दूंगा टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस ₹1,50,000 बराबर। पर अगर इन्होंने कहा एडिशनल इंफॉर्मेशन एज व्हाट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सपोज इसके साथ में मुझे दिया हुआ है कैपिटल 10 लाख, ड्रॉइंग्स 60,000, राइट। ये इंफॉर्मेशन दी गई मुझे, ट्रायल बैलेंस छोटा सा दिया गया, और उसके बाद में मेरे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स ₹20,000 फॉर पर्सनल ट्रैवल ऑफ प्रोप्राइटर, ऑलराइट। ऐसा मेरे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। आपको याद है हम लोग एक कंसेप्ट डिस्कस किए थे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या कहता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? ओनर एंड हिज बिजनेस आर टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। ओनर के पर्सनल खर्च ये बिजनेस के बुक्स में नहीं आ सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो अगर ओनर के पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस में से किए जाते हैं, बिजनेस का पैसा यूज करके किए जाते हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग्स, बराबर। अब हुआ यूं कि ड्यूरिंग द ईयर ओनर पर्सनल ट्रैवल पे जाके आया और उसने बिजनेस के बुक्स में लिख दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। पर्सनल खर्च था, बिजनेस के बुक्स में आ गया। लॉजिकली ये बिजनेस के बुक्स में नहीं आना चाहिए था, मतलब ट्रैवलिंग का खर्च 20,000 रुपए से ज्यादा दिखाया हुआ है ना। एट द सेम टाइम क्योंकि ये वो उसका पर्सनल एक्सपेंस था, तो ड्रॉइंग्स को बढ़ाना चाहिए था, और इसका मतलब यह हुआ कि ड्रॉइंग्स 20,000 रुपए से कम दिखाई गई है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है इस समय पे एज एन अकाउंटेंट? टू एडजस्ट बोथ द अकाउंट्स और नॉट। इसके लिए हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रॉन्ग एंट्री क्या हुई? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हमें 20,000 रुपए से ट्रैवलिंग का खर्च कम करना है, तो फाइनली P&L अकाउंट में ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना आएगा? 1,30,000। और बैलेंस शीट में ड्रॉइंग्स कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 80,000। क्यों? समझा क्या मैंने क्या लिखा था यहां पे? आइटम्स इन ट्रायल बैलेंस हैविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, in such case adjust the balance and show the final amount in the financial statements or not. So how will we present this? Observe it. If this is my chota sa P&L account, let's say this is P&L account debit side, all right, और साथ ही साथ हम लोग बना रहे हैं हमारे बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये हमारी आउटर अमाउंट कॉलम हो गई, ये हमारी इनर अमाउंट कॉलम हो गई। उसी तरह से बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में भी इनर अमाउंट कॉलम, आउटर अमाउंट कॉलम। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओनली डेबिट साइड, साइड पोज है, एंड दिस इज माय बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड, राइट। अमाउंट
अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट। ऑब्जर्व इट। पी एंड एल अकाउंट में कैसे अपीयर होगा? टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, या तो आप इस बैलेंस को पहले से एडजस्ट कर लो और फिर फाइनल बैलेंस दिखाओ, या फिर एडजस्टमेंट आप पी एंड एल अकाउंट में दिखा दो। तो मैं एडजस्टमेंट पी एंड एल अकाउंट में दिखा रहा हूं हाल फिलहाल के लिए, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। टोटल एक्सपेंस कितना दिया गया था? 1,50,000। तो इनर अमाउंट कॉलम में कितना आएगा? पूरा 1,50,000 लेस ड्रॉइंग्स ₹20,000। क्यों सब्ट्रैक्ट किया मैंने? क्योंकि पर्सनल खर्च था, बिजनेस के एक्सपेंस में इंक्लूड हो गया था। दैट्स व्हाई आई एम सब्ट्रैक्टिंग इट और नॉट। टू द आउटर अमाउंट कॉलम 1,30,000। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? देन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या आएगा? कैपिटल। इनर अमाउंट कॉलम 10 लाख दिया हुआ है नहीं ट्रायल बैलेंस में हमको? लेस ड्रॉइंग्स। Now drawings that I need to subtract from this will not be 60,000. Drawings now will become how much? 80,000. क्यों? 60,000 रुपए की ड्रॉइंग्स जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दे रखी थी, प्लस 20,000 का पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो गलती से हमने ट्रैवलिंग को डेबिट कर दिया था, टोटल 80,000। बैलेंस विद इन द इनर अमाउंट कॉलम 9,20,000। क्यों विद इन द इनर अमाउंट कॉलम? हमने अभी तक प्रॉफिट कैलकुलेट करना बाकी है या नहीं? जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो ऐड होने के बाद ही कैपिटल का बैलेंस आउटर अमाउंट कॉलम में जाएगा। डिड यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? क्लियर है सबके लिए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में आइटम था, पर क्योंकि देयर वाज सम एरर, बिकॉज ऑफ दैट वी नीडेड टू एडजस्ट द बैलेंस। तो मुझे एक बात बताओ, मैं सारे एडजस्टमेंट्स को इसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करता जाऊं कि यू वांट मी टू गिव द समरी? अल्टरनेट करते हैं, पहले एडजस्टमेंट सीख लेते हैं और फिर उन सबकी एक ही समरी बना देंगे हम लोग। विल दैट बी फाइन? चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फिर कल मिलना है, संडे। सर नहीं पर सर, सर ठीक सर, नहीं सर पर ठीक सर, जैसा आप नहीं सर। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू हैव द टाइम, और मैं चाहता हूं कि ये एज अर्ली एज पॉसिबल खत्म हो जाए। अब 8 to 10 8 to 10 कल चलेगा? ठीक है, टुमारो 8 to 10 ऑल्सो। लेट्स टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट्स। किस तरह से दी जाती हैं हमको ये सारी एडजस्टमेंट्स, किस तरह से प्रेजेंट की जाती है हमारे सामने, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू स्टॉक। कई सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं जिसमें आपका स्टॉक का वैल्यू अफेक्ट होता है, आपका परचेज का वैल्यू अफेक्ट होता है, राइट? विद इन दैट छोटा ए, क्लोजिंग इन्वेंटरी। Generally speaking, the inventory unsold, inventory means stock, right? Generally speaking, the inventory unsold is adjusted after preparation of trial balance only. However, ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही इन्वेंट्री का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और जो आपका इन्वेंट्री का वैल्यू है उसे आपने बुक्स में एडजस्ट कर दिया। इफ दैट इज द केस, इन सच सिचुएशन द इन्वेंटरी क्लोजिंग, द क्लोजिंग स्टॉक
will come into your trial balance. जब कभी भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले एडजस्ट किया जाता है तो वो क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस में ही आ जाता है. इन सच केस द क्लोजिंग स्टॉक विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द परचेसेस. आप अकाउंटिंग एंट्री करोगे, क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. उस केस में आपके ट्रायल बैलेंस में जो परचेस होगा दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टेड परचेसेस. व्हाई एडजस्टेड परचेसेस? क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट आपके पास बचा हुआ स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है. राइट? इन सच केस, in such situation the closing stock will not come into your trading account. कब? जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया गया हो तब. सपोज आई हैव बीन गिवन द ट्रायल बैलेंस समथिंग लाइक दिस. X1 purchases 19,25,000, closing stock 1,20,000. In this case, closing stock will not be given as adjustment. Stock will not be given as adjustment. In this case, closing stock will have only one effect in financial statements. That is, closing stock will appear in balance sheet asset side and not in trading account. And one last point, when closing stock appears in trial balance, purchases are adjusted purchases. मतलब that becomes the expense for the period. Is it done? Shall I? एक सेकंड नहीं हो सकता है, एक हमेशा फर्स्ट रहता है. फुकेट घूम रहे हो कि नहीं? फुकेट घूम रहे हो कि नहीं तुम लोग?
फुकेट घूम रहे हो कि नहीं? घूम रहे हो ना? अच्छे से घूम लो फुकट में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। नहीं, is it right? The next adjustments related to closing stock and other will be talking about in tomorrow's lecture. Thank you.